ध्यान देना, एडिटर ऑफ सीरीज का यदि एडिटर है तो इसमें आएगा। और दूसरा, यदि आपका कोई अल्टरनेटिव नेम है, जैसे इम्प्रूवमेंट को डेवलपमेंट कहते हैं, क्लास को नोमेनक्लेचर कहते हैं, इस तरह से आपके कोई प्रॉब्लम आई है, अल्टरनेटिव नेम एंट्री। और चौथा, स्यूडोनिम रियल नेम एंट्री। अगर आपने एंट्री छठ नाम में बना रखी है, पाठक वास्तु नाम से किताब मांगे तो वास्तु नाम से उसको कृष्ण नाम की तरफ भेजोगे, तो स्यूडो नेम रियल नेम एंट्री ये आपके कोर्स में अब तक आई है। ये 3 एंट्री के हेडिंग इसमें लगाते हैं, CRI कहलाता है। तो ये आपका ट्रेसिंग का पोर्शन। कृपया आपसे अनुरोध है कि जब मेन एंट्री बनाए तो ट्रेसिंग 5 सेक्शन लिखने के बाद अगले कार्ड पर एग्जाम में बनाए, सबसे लास्ट में ना बनाए, वरना तो घूम के 0 आ जाएगी आपकी। इसलिए बी कॉशियस का 6 सेक्शन जब लिखते, 6 सेक्शन जब लिखो ट्रेसिंग का, तो अगले कार्ड पर इसको ट्रेसिंग को बनाना है। इसी ट्रेसिंग से ही सारी एडेड एंट्रियाँ बनती है। ये तो मेन एंट्री का वो है, और ये जो एंट्री बनी है ना किसके, एडेड एंट्री, सहकारक एंट्री, इतर प्रविष्टियों के हेडिंग है। अब आपको ये तो मैंने फॉर्मेट बता दिया, अब मैं आपको देखिए एक सिंगल ऑथर की सारे हेडिंग ये बता देता हूँ कैसे बनती है। ये तो आप देखते रहना, टाइम ये कि सबको बताता हो। देखिए सिंगल ऑथर की एंट्री बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये बात चेंजेज हेडिंग में होंगे। ये कार्ड बन गया आपका, आपने जो भी क्लास नंबर 2:5 एंड 3 फॉर एग्जाम्पल लिया है, ये क्लास नंबर बुक नंबर दोनों आपने 2 स्पेस की जगह छोड़ दी, पेंसिल से लिख दिया। रीडिंग सेक्शन पर फर्स्ट वर्ड लिख दिया ना, हेडिंग सेक्शन में आपने ऑथर का नाम लिख दिया रंगानाथन, एक ऑथर की किताब है रंगानाथन, ब्रैकेट में ऐसा। अगर आपको पूरा नाम किताब में दे रखा है श्याली रामामृता, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, श्याली रामामृता। और इसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ दे रखी हो डैश ईयर ऑफ डेथ, दोनों दे रखे तो लेंगे। अगर केवल ईयर ऑफ बर्थ दे रखी है तो 1910 जो भी दे रखी लिखी ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। सिंगल ऑथर में अगर लिखा है कॉलम क्लासिफिकेशन बाई डॉक्टर ऐसा रंगानाथन, तो नाम के आगे डॉक्टर, मिसेस, मिस्टर, प्रोफेसर सब हटा देते हैं, डिग्री वगैरह सब हटा देते हैं। टाइटल के सामने से जो भी आर्टिकल हैं AND सब हटा देते हैं। सम्मान सूचक शब्द है होली बाइबल, द श्रीमद् भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसमें होली बाइबल में होली हट जाएगा, होली कुरान में से होली हट जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता में से श्रीमद् हट जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु हट जाएगा। तो ये सम्मान सूचक शब्द है, तो ये हट जाते हैं। तो आपने ये टाइटल कॉलम क्लासिफिकेशन लिख दिया नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि ऑथर के रीडिंग सेक्शन में क्लास नंबर, बुक नंबर, हेडिंग सेक्शन में ऑथर का नाम, और टाइटल सेक्शन में का 3 चीज, टाइटल प्लस एडिशन, अगर एडिशन दे रखा है तो इसका एडिशन 6। ये तो बताया था मैंने, संख्या में दे रखा हूँ। अगर पहला एडिशन हो तो कभी भी ऐसा मत लिख देना कि एडिशन 1, एडिशन 1 का जिक्र नहीं करते हैं। अब इसके बाद में यदि संख्या में एडिशन ना दे करके आपको दे रखा हो न्यूमेरिकल वर्ड में, जैसे कॉलेज एडिशन, स्टूडेंट एडिशन, न्यू एडिशन, एनलार्ज एडिशन, रिवाइज एडिशन, सेंटनरी एडिशन, मिलेनियम एडिशन, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ राइटिंग द एडिशन। तो आपका जो नाम है पूरा सिंपल फॉर्म में आपको लिखा कॉलेज एडिशन, तो कॉलेज पीडी इस तरह लिखेंगे। स्टूडेंट एडिशन तो स्टूडेंट पीडी इस तरह लिखेंगे। डॉट क्लियर, दोनों चीजें मैंने बता दी। तो एडिशन बनने के बाद में ये सिंगल ऑथर का हुआ। बाकी के नोट सेक्शन, सीरीज का नाम डॉट EDY नाम लगा, डॉट 5 नंबर ब्रैकेट खोल देंगे, नोट सेक्शन, ये एक्सेस ये होता है। अगर यहाँ पर 2 ऑथर है, ये सिंगल ऑथर का हुआ। अगर 2 ऑथर है तो क्या करते हैं आप, यहाँ पर एंड से जोड़ देंगे, ये दोनों को, ये डॉट है ना, ये हटा देंगे, एंड से जोड़ेंगे, एंड अगर तो 3 में आएगा। एंड गुप्ता, दूसरे का नाम सर ने RL, ये हो गया, दोनों ऑथर हो गए। डॉट लगा क्या नहीं। अगर ये 3 है तो क्या करूंगा मैं, ये इसको तो हटा देता हूँ, आप समझ लगे। तीसरे का लिखने के 3 ऑथर में से रंगानाथन, ऐसा, और ये एंड कनेक्टिंग वर्ड सारे स्मॉल है लगे लिए, एंड अदर्स डॉट, क्या ये इस तरह से आप लिखेंगे। ये सब अदर्स का स्मॉल है, एंड स्मॉल है, यानी 3 ऑथर हो, 4 ऑथर हो, 6 ऑथर हो। अब पहले वाले को पिकअप करेंगे,
चाहे वो कैसे भी लिखा ABC इस तरह लिखा हो ABC और ABC, तो आपको हमेशा ये कब था फर्स्ट, ठीक है। कोई भी तरीका पेज टाइप पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो पहले वाले का नाम लिखो कैपिटल लेटर ब्रैकेट में सरनेम और एंड अदर्स जेड डॉट। ये 3 ऑथर होने के केस में है। बाकी का टाइटल सेक्शन नोट सेक्शन सारी चीजें सेम रहेगी, वही तरीका है। 2 एडिटर हो किताब के तो सॉरी सीरीज के 2 एडिटर दोनों को एंड से जोड़ दो। अगर टाइटल किताब के 2 एडिटर हैं तो दोनों को एंड से जोड़ दो। और अब आप देखिए, अब आता है नेक्स्ट यूनिट होती है आपकी सैकड़ों की। अगर टाइटल पेज पर किताब के पर सिंगल ऑथर का नाम नहीं है, बाई सिंगल ऑथर, बाई 2 ऑथर, बाई 3 ऑथर, बाई 4 ऑथर नहीं है, बल्कि वहां पर लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एडिटेड बाय R.L. गुप्ता, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एडिटेड बाय R.L. गुप्ता, या हिस्ट्री ऑफ इंडिया एडिटेड बाय R.L. गुप्ता एंड S.L. मीना एंड S.L. मीना। तो आप ये समझे वहां पर क्या लिखा हुआ है टाइटल पेज पे? ये जो टाइटल पेज है किताब का, यहाँ पर पहले था लिखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये हिस्ट्री ऑफ, ये टाइटल लिखा हुआ है। लेकिन इस जगह लिखा, एक तो तरीका होता है बाई ऐसा रंगाना, ध्यान देना, तब तो एंट्री ये बन गई। बाई लिखा है, लिखा है 1 है 2 है 3 है। अगर हम बाई ना लिख करके यहाँ लिखा है, क्या लिखा है एडिटेड बाई ऐसा रंगाना था एंड ओपी गई, करेक्ट। ये 2 एडिटर लिख दिया मैंने, 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो। तो उस पोजीशन में क्या करना होता है, देखिए आपको ये पूरा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर 1 है तो आप क्या करेंगे, ऐसा रंगा था, एडिटर मान लो एडिटर बाय ऐसा रंगा था, कॉमा ED अंडरलाइन, ये बताने के लिए कि ये किताब का लेखक नहीं है मूलतः, ये किताब का संपादक है। ये किताब को लिखने वाले अलग अलग आर्टिकल उसमें हैं, अलग अलग लोगों ने लिखे हैं, तो ED एक कर दिया। अगर 2 हैं तो दोनों को कोई उसी प्रकार से रंगानाथन ऐसा और एंड जो भी है दूसरे का नाम शर्मा ML, जो काल की बात कर रहा हूँ मैं केवल शर्मा ML, ये कोमा ED अंडरलाइन डॉट। अंडरलाइन इसलिए करते हैं कि ये इटैलिक्स में लिखा जाता है और ये डॉट इसको एडिटर की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये वाक्यांश खत्म होने की डॉट है, ध्यान रखना। अगर 3 है तो 3 पोजीशन में आप क्या करते हो, रंगानाथन SR एंड वो तो लिखोगे ऑथर की तरह एंड अदर्स। अगर तीनों एडिटर है तो एडिटर क्लियर। तो 1 एडिटर 2 एडिटर और 3 एडिटर, जैसा 1 ऑथर 2 ऑथर 3 ऑथर। यदि टाइटल पेज पर ऑथर की जगह वाई के बाद ऑथर का नाम लिखा होता है, वो ना लिखा होकर के एडिटेड बाय लिखा हो और 1 एडिटर 2 एडिटर 3 एडिटर हो, तो इस प्रकार से एंट्री बनती है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है कि यदि टाइटल पेज 1 के अलावा अलग अलग प्रकार के सहकारक दे रखे हो, यहाँ तो लिखा एडिटेड बाय ऐसा रखा ना सर भाई, वो फिगर करिए और 1 लिख दिया इलस्ट्रेटेड बाय R.C. मीना, ये और लिख दिया। तो ऐसी पोजीशन में एक का एडिटर ये, एक सहकारक ये, 2 प्रकार के सहकारक है। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि इन दोनों में कौन से सहकारक का महत्वपूर्ण योगदान है इस किताब को इस फॉर्म में लाने का। तो उसको तो बना देते हैं हम ऑथर, और दूसरे वाले सहकारक को टाइटल पेज में एडिशन के बाद लिख देते हैं। तो अगर सपोज करो यहाँ पर ये किताब 3 ने लिखी है 2 ने लिखी है, तो टाइटल आप क्या लिखते हो, कॉलम क्लासिफिकेशन, ये लिखते हो टाइटल कॉलम क्लासिफिकेशन टाइटल डॉट एडिशन 6, ये लिख देते हो। इसके बाद लिखते हो यहाँ लिखा है इलस्ट्रेटेड बाय, तो ILL बाय जो भी नाम है R.C. मीना, R.C. मीना। तो दूसरे प्रकार का जो सहकारक है वो टाइटल सेक्शन में एडिशन के बाद आ जाएगा। और ये दोनों ये खास है, ये दोनों को आपने यहाँ ऑथर बना दिया। क्लियर की बात। तो ये 3 सहकारक का यूनिट हो गया, 1 सहकारक 2 सहकारक 3 सहकारक। अब आता है आपका कृत्रिम नाम। कृत्रिम नाम क्या होता है, अमूमन व्यक्ति का वास्तविक नाम से लेखन कार्य करता है, लेकिन जब वास्तविक नाम से कभी सफलता नहीं मिलती है तो प्राय लेखक अपने आप कोई ऐसा दूसरा नाम गुप्त नाम रख लेते हैं जिससे आम पब्लिक को कम पता होता है और उससे लेखन कार्य वो करते रहते हैं। उस नाम को हम बोलते हैं कृत्रिम नाम, छद्म नाम, इंग्लिश में सूडोनिम।
तो इस नाम से अब क्या ये नाम व्यक्तिगत नाम जैसा भी होता है और व्यक्तिगत नाम जैसा भी नहीं होता है। अब इसमें एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मिलकर एक नाम भी रख सकते हैं, दो व्यक्ति मिलकर के एक नाम छद्म नाम रख सकते हैं, और तीन व्यक्ति मिलकर के भी एक छद्म नाम को, कृत्रिम नाम को रख सकते हैं। तो अब ऐसी पोजीशन में नियम क्या है, देखिए अंदर में तो वही पड़ा था वो कुछ कम। यहाँ पर टैग, मैं अब बात कर रहा हूँ कृत्रिम नाम की। व्यक्ति के द्वारा अपना कोई गुप्त नाम रखा जाता है और उस नाम से लेखन कार्य करता है, तो उसको गुप्त नाम यानी कृत्रिम नाम बोलते हैं, छद्म नाम बोलते हैं या स्यूडोनिम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि प्रेमचंद जो नाम है उनका वास्तविक नाम है धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय। प्रेमचंद उनका कृत्रिम नाम है, जिसको कि आप सब लोग जानते हैं। धनपत राय को बहुत कम जानते हैं, तो वो नाम लेखन किससे करते हैं? प्रेमचंद नाम से करते हैं। और उन्होंने सैकड़ों उपन्यास अपने इसी कृत्रिम नाम से लिखे हैं, जैसे गोदान है, गबन है, कफन है, निर्मला है, मानसरोवर, जो भी आप याद करें, बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। लेकिन प्रेमचंद ने अपना एक दूसरा नाम भी अपना था। एक व्यक्ति एक से अधिक भी कृत्रिम नाम रख सकता है। जब हिंदी में लेखन करते थे तब तो प्रेमचंद, और वास्तविक नाम क्या? धनपत राय। और जब उर्दू में लेखन करते हैं तो उन्होंने नाम रखा नवाब राय। नवाब राय। क्या नाम रखा? नवाब राय। तो एक व्यक्ति के दो कृत्रिम नाम हो गए। और फिर मैंने बोला प्रारंभ में कि दो व्यक्ति मिलकर एक कृत्रिम नाम रख सकते हैं और तीन व्यक्ति मिलकर भी एक कृत्रिम नाम रख सकते हैं। लेकिन ऐसा यदि वो नाम जो दो व्यक्तियों ने मिलकर रखा है या तीन व्यक्तियों ने मिलकर रखा है, वो ऐसा व्यक्तिगत नाम जैसा आपके हमारे नाम है, तो उनमें से सरनेम और फुलनेम निकल जाएगा। लेकिन यदि कोई कृत्रिम नाम ऐसा हो जो व्यक्तिगत नाम जैसा ना हो, जो कि आप और हमारे घर वाले रखते हैं, तो उस पोजीशन में उस नाम को एज इट इज लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल टू ब्रदर्स, दो व्यक्तियों ने मिलकर ये कृत्रिम नाम रख दिया, तो अब इसमें कौन सा सरनेम है, कौन सा फुलनेम, कुछ नहीं है ना। तो वो कहता है नियम कि इसको एज इट इज हेडिंग को ऑथर बना लिख दो। थ्री सिस्टर्स, तीन बच्चियों ने थ्री सिस्टर्स नाम रख दिया, ये भी कृत्रिम नाम है। केरला पुत्रा, केरला पुत्रा, ये भी नाम रख लिया। तो ये नाम क्या कृत्रिम नाम है, व्यक्तिगत नाम जैसे नहीं है। तो इसको एज इट इज बगैर किसी बदलाव के हेडिंग में यहाँ पर टू ब्रदर्स, थ्री सिस्टर्स, केरला पुत्रा, ऐसे कैसे लिख देते हैं। क्लियर बात हो गई। तो ये आपको मैं बता रहा था कि ये टाइटल पेज पे यहाँ तो लिखा जाता है टाइटल, और यहाँ लिखा जाता है ऑथर का नाम। क्या लिखा जाता है? ऑथर। और यहाँ पब्लिशर का नाम, जयपुर, जो भी नाम है जगह की लिखिए नाम। तो मान चलो गोदान या गबन या कफन किताब है, लिखी प्रेमचंद की है, यहाँ क्या लिखा है? प्रेमचंद। और यहाँ लिखा है साहित्यकार जयपुर। तो ये किताब किसने लिखी यहाँ पर? तो आपको नियम यह है कि टाइटल पेज पर जो भी नाम ऑथर के स्टेटमेंट की जगह दे रखा है, एंटिटी उसमें बनेगी। गौर से समझ लेना, जो टाइटल पेज किताब का दे रखा है, जो खोल दो, ये टाइटल पेज के ऊपर तो लिखा होगा गगन, गोदान या गबन या कफन या निर्मला, जो भी नाम है, और यहाँ लगा होगा ऑथर का नाम प्रेमचंद, और यहाँ लगा प्रकाशक का नाम। तो ये ऑथर स्टेटमेंट कराता है, लेखक का विवरण। इस जगह जो नाम दे रखा है, यदि कृत्रिम नाम है तो कृत्रिम नाम में एंट्री, और वास्तविक नाम है तो वास्तविक नाम में एंट्री। जो भी नाम यहाँ लिखा होगा उसमें एंट्री बनाई जाएगी। अब इसके नियम देखिए आप कैसा बनती है। कृत्रिम नाम में आप अगर यहाँ पर क्या एक नोट लिखा होता है, यहाँ नोट लिखा हुआ है प्रेमचंद इज द स्यूडोनिम ऑफ द ऑथर। प्रेमचंद का स्यूडोनिम ऑफ द ऑथर। ये ऑथर कौन है? प्रेमचंद। ठीक है ना। ऑथर का प्रेमचंद क्या नाम है? स्यूडोनिम, कृत्रिम नाम है। ये बता रहा है कि जो ऑथर प्रेमचंद है ये कृत्रिम नाम है यहाँ पर। तो ऐसी पोजीशन में जब एंट्री बनाते हो तो भाई देखिए एक कार्ड बन गया, यहाँ पर जो भी क्लास नंबर है वो 111,3M80,27 और N58, जो भी एक क्लास नंबर बुक नंबर मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। यही नंबर मिलेगा लिटरेचर में।
अब यहाँ पर लिखा किताब किसने लिखी है? प्रेमचंद। प्रेमचंद। और ये कैसा नाम है? कृत्रिम नाम है। कृत्रिम नाम। प्रेमचंद इनका सूडोनिम। प्रेमचंद जो नाम है वो कृत्रिम नाम है। तो यहाँ लिखोगे आप व्यक्तिगत नाम जैसा है रमेश चंद, सुरेश चंद, ऐसा ही नाम है प्रेमचंद। तो पूरा का पूरा इसको कोई सरनेम नहीं है, लिहाजा प्रेमचंद पूरा लिख दिया। रमेश चंद, सुरेश चंद एग्जाम दिया मैंने, लिख दिया पूरा प्रेमचंद। अब चूंकि ये कह रहा है कि ये छंद नाम है तो पी कंटिन्यूएशन टी एस यू अंडरलाइन करो, ये काम हो गया। ये नोट करा कि ये वास्तविक नाम ना होकर कैसा नाम है? छंद नाम। अगर अगला नोट लिखा हो, मैं इसको मिटाता हूं, अगला नोट लिखा है द रियल नेम ऑफ द ऑथर इज धनपत राय। ध्यान से समझना, द रियल नेम ऑफ द ऑथर, ये ऑथर है, कौन ऑथर? प्रेमचंद। द रियल नेम ऑफ द ऑथर इज धनपत धनपत राय, यानी इसका वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। अगर ये नोट लिखा है तो कैसे बनाओगे? प्रेमचंद कॉमा पी एस यू डी सूडो अंडरलाइन ब्रैकेट स्टार्ट दैट इज धनपत राय। यानी हमको उसका वास्तविक नाम पता है, ये करा इसका ऑथर का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय है। तो हमने ये तो बता दिया कि प्रेमचंद तो सूडोनिम है, ये क्लियर हो गया। तो दोनों तरफ कॉमा और ब्रैकेट स्टार्ट सर्कुलर और ये दैट इज धनपत राय, इसका वास्तविक नाम दैट इज लगाने के बाद में लिख दिया जो भी नाम है। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट का सवाल है, ये कैसा लिखा होता? रियल नेम ऑफ द ऑथर इज धनपत राय। इट इज गिवन इन द बुक, लिखा है इट इज गिवन इन द बुक, इन द प्रीफेस, इट इज गिवन इन द प्रीफेस ऑफ द बुक। ये किताब के आमुख में दिया हुआ है, या किताब के बैक ऑफ द टाइटल पे दिया हुआ है, या किताब के बैक में दिया हुआ है। यानी किताब में कहीं पे भी यदि उसका वास्तविक नाम मिलता है तब तो ब्रैकेट सर्कुलर, और यदि लिखा जाता है रियल नेम ऑफ द ऑथर हैज बीन टेकन आउट ऑफ द बुक, किताब के बाहर से लिया गया है और टेकन फ्रॉम अदर रेफरेंस सोर्सेज, दूसरे संदर्भ ग्रंथों से लिया गया है। यानी कुल मिलाकर किताब से आपको वास्तविक नाम मालूम नहीं पड़ा है, बल्कि दूसरे स्रोतों से मालूम पड़ा है। तो उस पोजीशन में इस सर्कुलर ब्रैकेट को हटा करके यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया जाएगा, बस इसका डिफरेंस। यदि लेखक का वास्तविक नाम किताब में ना के बाहर से दिया जाता है तो क्या करेंगे आप? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब करेंगे। ये पर यहाँ पर ये हो गया, इस जगह लिखा था प्रेमचंद वास्तविक नाम ले लिया। अब देखिए तीसरी प्रॉब्लम, अगर यहाँ पर लिखा है, अगर पता नहीं आपको आगे नहीं आएगी, ये यहाँ लिखा धनपत राय, क्या लिखा है? धनपत राय। यानी गोदान गबन जो भी नाम है, गोदान भाई धनपत राय और दूसरा छापा दी, सब चीज वही है। लेकिन मैंने कहा टाइटल पेज पर ऑथर स्टेटमेंट की जगह जो नाम लिखा है उसमें एंट्री बनेगी। मैंने यही बोला ना आपको। अब यहाँ पर क्या लिखा है? धनपत राय, आपको मालूम पड़ गया वास्तविक नाम है। अब यहाँ पर लिखा है, नोट लिखा है, ये बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा है नोट, प्रेमचंद इसका सूडोनिम ऑफ द ऑथर। प्रेमचंद इज द सूडोनिम ऑफ द ऑथर। ऑथर कौन है? धनपत राय। ऑथर का छप नाम क्या है? प्रेमचंद। और ये आपको मान के चलो टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हमको अदर सोर्सेज से मालूम पड़ा। कहाँ से मालूम पड़ा है? दूसरे किताब में नहीं, कहीं पे भी बाहरी उससे मालूम पड़ा है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे देखिएगा, ये किताब है आपकी। अब चूंकि यहाँ पर धनपत राय तो मैंने कहा जो लिखा है नाम एंट्री बनेगी, तो आपने यहाँ राय लिखा, जो भी सरनेम होता है, और ये धनपत सरनेम व्यक्तिगत नाम जैसा है, कोमा ये कैसा है? अब देखिए ब्रैकेट स्टार्ट दैट इज, ये तो धनपत राय जैसा नाम लिखते रंगाना था, उसमें एंट्री बना दी, वास्तविक नाम है ये, और दैट इज लिख करके उसका नाम क्या है? प्रेमचंद है। कृत्रिम नाम क्या है? प्रेमचंद। ये कोमा छप नाम है,
वो कह रहा है ये छद नाम है, तो ये किताब टेकन फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ब्रैकेट कैसा बनेगा? स्क्वायर। तो देखिए एंट्री बना ली लगभग है ना, जो टाइटल पेज को दे रखा है, अब कॉमा लगा कर दैट इज प्रेमचंद, इसका छद नाम प्रेमचंद, मालूम पड़ गया प्रेमचंद कैसा नाम है? छद नाम। यहाँ मालूम पड़ रहा था प्रेमचंद छद नाम है, और ये प्रेमचंद छद नाम और वास्तविक नाम प्रेमचंद मालूम पड़ रहा था गणपत है। तो ये एंट्री से सारा क्लियर होता है, कौन सा कृष्ण नाम और कौन सा छद नाम। तो इस प्रकार से आप हेडिंग इसके अंतर्गत केस में बनाएंगे। नोट को पढ़ना अति आवश्यक है कृष्ण नाम के केस में। ब्रैकेट सर्कुलर और स्क्वायर, किताब के अंदर से कोई सूचना है सर्कुलर, किताब के बाहर से तो स्क्वायर। अब आपको आता है कृष्ण नाम के बाद से दो व्यक्ति है, सुनो, अगर दो व्यक्ति कृष्ण नाम को रखते हैं, जैसे यहाँ पर दैट इज धर्मपत्रा है, प्रेमचंद छद नाम है, एग्जाम के रूप में दो व्यक्तियों ने मिलकर रखा है, तो दूसरे नाम को क्या कर रहे हैं आप? ये धर्मपत्रा लिख दिया एंड एम.एल. शर्मा, ब्रैकेट खत्म बात, दो हो गए ना। दो व्यक्तियों ने मिलकर ये प्रेमचंद नाम, काल्पनिक बता रहा हूँ आपको, ये मतलब काल्पनिक नाम प्रेमचंद, दो व्यक्तियों ने मिलकर अपना कृत्रिम नाम रखा, तो यानी किसने रखा? ये धर्मपत राय ने और एम.एल. शर्मा। तो जिन व्यक्तियों ने रखा दोनों, उनका नाम ब्रैकेट में आपने लिख दिया, या दो वास्तविक नाम व्यक्ति ये है और कृत्रिम नाम दोनों के ये। अगर यदि तीन ने मिलकर रखा है वो, तो पहले का नाम लिख करके और एंड अदर्स, वही सेम नियम एंड अदर्स, बस खत्म था। दैट इज ये, यानी तीनों ने मिलकर ये नाम रखा। तो वो जो सिस्टम आपको बताया सेम फॉलो होता है। एक व्यक्ति लगा तो ये, दो लगा तो एंड से दोनों को जोड़ दो व्यक्ति का नाम को, और तीन ने लगा तो पहले के पीछे एंड अदर्स। ये आपके कृत्रिम नाम की हेडिंग बनती है। बाकी के सेक्शन सारे सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट क्या। अब मुझे आज ये पूछने की गुंजाइश नहीं है कि आपको कुछ आया कि नहीं आया, कारण कि मैं रिपीट करा रहा हूँ 10वीं यूनिट आपकी, तो मैंने 3 और 2 5 और 6 यूनिट आपकी पूछ चुकी है। इसका कोई समस्या है? तो नहीं है। पूरा नक्शा आप दिमाग में रखो, पूरा ये मान के चलो आपको, देखिए ये तस्वीर और ये लेकर के आपको ये पूरा आइडिया मिलता है। तो इस पर यदि किसी का विचार है तो वो ये भूभाग निश्चित पृथ्वी का जिसका बाउंड्री इसका राज्य है भारत, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाती है। अगर ये पहले गुजरात की सरकार है, यहाँ पर ये राजस्थान की सरकार है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र की सरकार है, ये बिहार की ऐसा आपके बैठूंगा, तो जो भी केरल तमिलनाडु मामला शामिल है, तो आपको वह निश्चित होगा जिस पर सरकार का शासन होता है, वह शासन या सरकार कहलाता है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो किताब लिखी है, तो कृपया थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो किताब लिखी है, मान लो किताब लिखा एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, प्रॉब्लम लिखी है एक किताब लिखी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको शायद एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आए। आप लोगों को पता ही नहीं है कि देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है। आपको 2020 में NEP न्यू एजुकेशन, इससे पहले 1986 आई जी, जिसमें 10 + 2 + 3, हाँ, 10वीं क्लास प्लस 12वीं क्लास प्लस PhD कोर्स होता था। तो आज की तारीख में जो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये 2020 में लागू, ये किताब की न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, जिसकी टाइटल। अब ये किताब लिखी किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ध्यान देना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, किताब लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब पब्लिश भाई कोई भी मैनेजर पब्लिशर जो भी लगे है ना, ये पब्लिशर का नाम लगा न्यू एजुकेशन 1986 का, जो भी नाम वर्ष काल तक सब की। तो ये किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिखी है। तो आपको नियम बताया था कि शासन की जगह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लिखे,
गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा है, कोई भी लिखा है, तो उसकी जगह तो ये लिखोगे, और इसकी जगह इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल लेटर कैसा लिखोगे? देखिए आप, अब इसका हेडिंग कैसा बनता है? अगर आप हेडिंग बनाना सीखेंगे मेरे हिंदी का ऑथर, तो बाकी का कहीं कुछ बाकी के सेक्शन वही पीछे देखिए इस प्रॉब्लम में क्लास नंबर बुक नंबर डाल देंगे। जो किताब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, रिटन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ तो लिखा कैपिटल में इंडिया, कॉमा कैपिटल लेटर में बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कैनन ऑफ लीगल वैल्यू। आपको जो बोलचाल बोलते हो स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये बोलते हो स्वास्थ्य मंत्रालय, तो कीवर्ड आप जो बोलते हो पहले वो पहला है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, तो आप बोलचाल में इसको बोलते हैं कैनन ऑफ लीगल पुनः स्मरण का सूत्र। तो आप क्या बोलते हो? शिक्षा मंत्रालय। ये शिक्षा वर्ड जो है ना पहला है, एजुकेशन ब्रैकेट में क्या बचा? मिनिस्ट्री ऑफ डैश। ये आपने यहाँ से निकाला, कहाँ से? ये था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये लगा दिया तो ये हेडिंग बन गया, ये लेखक बन गया। किताब का टाइटल क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बस वही प्रॉब्लम सब जो भी एडिशन वगैरह तेरे का ऐसे लिख देना, बाकी के सारे सेक्शन को ये बन गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, हेल्थ में लेके जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग है, तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग पहले निकल जाएगा। अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर, अगर ये किताब लिखी है इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री, अगर यहाँ लिखा होता ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने लिखी है, एक मिनट के समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेटर में क्या आता है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदिक एजुकेशन, जो मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, तो ये सारे हमारे यहाँ मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ही है। टेक्निकल भी आती है उसमें, मेडिकल भी आती है, एकेडमिक भी आती है, सारी शिक्षा उसी में आती है। तो ये आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का भाग। तो आप यहाँ क्या करते, फिर लिखते ये क्या हायर एजुकेशन में क्या कीवर्ड है? हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ आप लिखते HIGHER हायर एजुकेशन, लिखते रहे लिखते आप, और ब्रैकेट में क्या बन जाता? डिपार्टमेंट ऑफ डैश ब्रैकेट, ये हो जाता। ठीक है, ये प्रथम स्तर का अंग कहलाता है। ये जितने भी मंत्रालय है आपके कोर्स में एक्चुअली प्रथम स्तर का अंग है, ये द्वितीय स्तर का है। अगर ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है तो संस्था, इसका प्रथम स्तर का अंग हुआ डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर उसके अंतर्गत में कोई एक और सेक्शन है उसका, तो वो उसका द्वितीय स्तर का अंग कहलाएगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ कैटलॉगिंग क्लासेस, तो उसका वो द्वितीय स्तर का अंग कहलाएगा। ये आप इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन जिसको मैं बताना चाहता हूँ, यदि ये किताब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने लिखी है तो आपको, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखी है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको अंधा भी समझता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसमें आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं जाएगा। हर कोई जानता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये स्वयं मालूम पड़ रहा है नाम से, हेल्थ मिनिस्ट्री में नहीं जाएगा ना ये, तो इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप बोझ ना डालें अपने दिमाग पे, आप एग्जाम में ऐसा भी लिख के आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया करके आएंगे, तीनों को भी लिख के आ जाएंगे ना, बहुत अच्छा करके आएंगे। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत पालो आप। तो ये आपका गवर्नमेंट का होगा, तो जो भी स्टेट है उसका नाम, जो भी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा तो कनाडा आ जाएगा यहाँ, गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ USA तो USA आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इंडिया आ गया, और जो उसका नाम है बाकी का मिनिस्ट्री का नाम पहला आ जाएगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो तो क्या निकलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
गृह मंत्रालय जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो? होम अफेयर्स का मतलब हमारे घर के मामलों को देखिए वाला, तो उसको बोलते हैं होम अफेयर्स। तो कल आ जाएगा ब्रैकेट में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। ये आपका गवर्नमेंट का ये परमानेंट ऑर्गन का है। अब मैं आपको गवर्नमेंट में टेम्परेरी ऑर्गन का एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या होता है, सरकार के सामने जब कोई तात्कालिक समस्या पैदा हो जाती है तो उस समस्या के निदान करने के लिए एक कोई कमेटी या आयोग का, कोई कमेटी का, आयोग का कोई कुर्सी खाली थोड़ी बेटा पीछे है, कोई कुर्सी खाली है किसी के आसपास? बेटा तुम्हारे को खाली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो किताब लिखी है, पहले उस शासन कहते हैं, उसको शासन के नाम को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसके बाद कोमा लगाते हैं, फिर जो मंत्रालय होता है उसमें से कीवर्ड को बाहर निकालते हैं और बाकी के बचे भाग को ब्रैकेट बंद करते हैं, डॉट लगा देते हैं, हेडिंग बन जाता है। ये आपके कोर्स में है, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उसका एक अंक और दिया होता है अगले वाला, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ, तो ये हायर एजुकेशन बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में डिपार्टमेंट ऑफ आ जाएगा। बाकी का टाइटल न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, एडिशन, एडिटर जो भी लिखा होता है वो लिख देते हैं, सेम चीज। अब मैं कह रहा था यदि कोई ये तो हो परमानेंट ऑर्गन है, टेम्परेरी ऑर्गन की एक प्रॉब्लम अवश्य आती है। टेम्परेरी ऑर्गन का मतलब ये है कि सरकार के सामने कोई जो समस्या आती है उसके निदान के लिए वो कोई समिति या आयोग का गठन कर देती है और किसी एक व्यक्ति को उसका चेयरमैन बना देती है, यानी अध्यक्ष बना देती है। तो उस पोजीशन में नियम यह है कि आपको केवल हेडिंग में शासन का नाम लिखना है। पहला काम क्या करना है? शासन का नाम। नंबर 2 पे आपको मंत्रालय का नाम नहीं लिखना है, जो मंत्रालय इसको बना रहा है उस समिति को या आयोग को जो मंत्रालय बना रहा है उसका नाम नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है? सरकार के नाम के बाद में वो जो समिति बनी है, जिस विषय पर बनी है, उस विषय को बाहर निकालना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, बचे हुए भाग को ब्रैकेट में बंद करना है, फिर उसकी स्थापना बस लिखने को एग्जाम्पल आपको बताने पड़ेगा। एडवाइजरी कमेटी और लाइब्रेरी, ये लगा क्या बनाई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ध्यान देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी बनाई, यानी लाइब्रेरी की समस्याओं का कैसे निदान करें, और उसका कोई एक्स वाई जेड अध्यक्ष बना दिया। मान लो केएस कोठारी, ये नाम लिख दिया मैंने पहले काम, ये कोठारी उसका अध्यक्ष बना दिया। 1968 में इसकी स्थापना कर दी, ठीक है। ये कौन बना दिया? चेयरमैन। ये 4 चीजें आपको देनी। तो अब इस किताब की एंट्री कैसे बनेगी? तो ये रिपोर्ट ऑफ दी एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, ये क्या है किताब का नाम? रिपोर्ट ऑफ दी एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, चेयरमैन डॉक्टर एस.के. कोठारी, एस्टेब्लिश्ड इन 1968 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है। तो इसके एंट्री बनाने के लिए जो तरीका है, मैंने कहा आपको शासन के नाम के बाद में मंत्रालय का नाम नहीं लिखना है। ये गांठ बांधने वाली बात है, तो समझना है। ये आपने लिखा, ये तो लिखा आपका कार्ड बन गया, जो कार्ड बन गया ना, तो किताब लिखी मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो यहाँ तो लिखा आपने इंडिया, और बाद में क्या है उसने बनाई, अब ये लिखा, मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, किसने ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने ये कमेटी गठित करी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी गठित करी, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी। तो मैंने कहा आपको पहले शासन का नाम लिखना। शासन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब फिर इसके बाद में आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो मैंने कहा ये आपको नहीं लिखना, ये बोल रहा हूँ आपको सीधा कमेटी में से कीवर्ड निकालना है। तो एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, कीवर्ड क्या? लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी सिंगुलर निकालते हैं, एक वचन,
लाइब्रेरी ब्रैकेट में क्या बचा? एडवाइजरी, ध्यान देना, एडवाइजरी कमेटी फॉर IES ब्रैकेट में, ध्यान देना, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी मैंने बाहर निकाल दिया सिंगुलर, क्या बचा? एडवाइजरी कमेटी फॉर डैश IES, प्लूरल था ना बहुवचन, तो उसका लाइब्रेरीज का IES बचा, ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये शासन के बाद सीधा आपने कमेटी जो बनी उसमें जो जिस विषय पर कमेटी बनी उस विषय को बाहर निकाला और कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब इसके बाद में अगला क्या लिखते हैं? वो स्थापना कब हुई उसकी? 1968 में। अगला ब्रैकेट में चेयरमैन कौन था? तो चेयरमैन कॉलन KS कोठारी। ये चार बातें लिखते हैं ब्रैकेट में, ये हेडिंग बन गया। अब किताब का जो भी टाइटल रिपोर्ट बचा, क्या बचा? केवल रिपोर्ट। यहाँ लिखा रिपोर्ट ऑफ दी, यहाँ लिखा था रिपोर्ट ऑफ दी एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, इसकी रिपोर्ट थी। तो टाइटल क्या बचा? केवल रिपोर्ट, बाद में एक्सेशन नंबर। ये इस तरह से प्रॉब्लम बनेगी। तो टेम्परेरी ऑर्गन में हेडिंग बनाने के लिए पहले शासन का नाम, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सब्जेक्ट जिसमें जिसके ऊपर कमेटी बनी है बाहर निकाला, कैपिटल लेटर लिखा, अगले वाले में स्थापना वर्ष लिखी, कब बनी कमेटी, और अगले में चेयर पे लिख करके उसका चेयरमैन का नाम लिखा। ये आपको याद रखना है, यही सीक्वेंस होगी। अब आता हूँ मैं संस्था पर, मैं केवल हेडिंग बताऊंगा, बाकी के टाइटल सेक्शन नोट सेक्शन दी आर सेम। अब यदि संस्था किसे कहते हैं? संस्था के नाम के लिए 4-5 शब्द मैंने आपको बताए थे। अगर याद किसी को होगा कि अगर किसी, देखिए एसोसिएशन आपका, कांग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, काउंसिल, सोसाइटी, इतने नाम प्रयोग होते हैं संस्था के लिए। इंडियन लाइब्रेरी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एक द्वारा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, कीवर्ड क्या है इनमें? लाइब्रेरी। कांग्रेस, आपको इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब सम्मेलन, इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस, यानी जितने भी इतिहास नेता हैं हिंदुस्तान की, वो एक जगह बैठ करके अपना सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस। एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, UN का एक डिपार्टमेंट है, IMF है, WHO है, ILO है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो श्रम संगठनों को डील करता है, तो ILO इसका एग्जाम्पल हो गया। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, जो जितने भी इंजीनियर हैं हिंदुस्तान में, उस इंजीनियर्स की जो संस्था है उसका नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। अब आपका काउंसिल, जो काउंसिल शब्द है, जैसा आपका नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सबसे बड़ी अध्यक्ष हो रही है हिंदुस्तान की मेडिकल साइंस की। मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी संस्था है। प्रत्येक डॉक्टर को अपना प्रैक्टिस शुरू करने के लिए he had to और she had to get registered under the council of Indian Council of Medical Research. Without the permission of this council, you can't open a college in medical field. मेडिकल फील्ड में जो कॉलेज खोलना है होता है तो आपको इसका स्वीकृति लेना जरूरी होती है, प्रत्येक की संस्था है। और सोसाइटी, बोटैनिकल सोसाइटी बनी है, जूलॉजिकल सोसाइटी बनी है, और जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान, GEOLO, जियोलॉजिकल सोसाइटी बनी है। ये सारी मैंने एक एग्जाम्पल संस्थाओं के नाम के दिए हैं। अब इन संस्थाओं के नाम जब सरकार के नाम में से कीवर्ड को बाहर निकालते थे, कैपिटल लेटर में लिखे थे, ठीक उसी प्रकार से जब संस्था के द्वारा कोई किताब लिखी है तो उसमें से भी हम कीवर्ड को पहले बाहर निकालते हैं कैपिटल लेटर में, हेडिंग में, जैसा यहाँ लिखा है यहाँ, तो यहाँ पर हम जैसा मान लो नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नाम लिखा हुआ है, कोई भी नाम आपको 4-5 नाम मैं देता हूँ संस्थाओं के। जैसे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो
अक्सर आते रहते हैं आपको उसी प्रकार की इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये संस्था तो लाइब्रेरी की वर्ड है। इसको लिखने से पहले क्या होगा, ये लाइब्रेरी जो शब्द है ना हेडिंग में हो गया, जब हेडिंग बनाओगे ये कार्ड बन गया तो यहाँ लिखोगे लाइब्रेरी कैपिटल, ब्रैकेट में क्या बचा इंडियन डैश, ये कैपिटल बनागा सरकारी दोनों, ये ब्रैकेट हो गया क्लियर। ये संस्था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। मैं इसलिए नाम लगाऊं कि एग्जाम में प्रॉब्लम आपको इन्हीं संस्थाओं में आती है। ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इन सब संस्थाओं में लाइब्रेरी सब भाग क्लियर। ये यहाँ पर लाइब्रेरी लिखिए, बाकी का ब्रैकेट में जो बच रहा है ना आप लिखोगे एग्जाम के चेयर पर। अब आपको देखेगा, अगर एक इनको मैं बताता हूँ सारी संस्थाएं, अब आपको दूसरा नाम है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान भूल जाना करना, मैंने लगा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इसमें मालूम पड़ रहा कि इंडिया की है, मालूम पड़ रहा ना। दूसरा लिखा मैंने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मालूम पड़ रहा था मद्रास की है। फिर लिखा मैंने ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, मालूम पड़ रहा कहाँ की है ऑस्ट्रेलिया। और फिर पड़ा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन अमेरिका की है। तो वह संस्था का नाम से यदि यह मालूम पड़ता है यह किस देश की, किस प्रदेश की या किसी शहर की है, तब तो आपने कीवर्ड बाहर निकाल लिया, लिख लिया। लेकिन यदि ये मालूम नहीं पड़ता है, मैं एग्जाम में लिखता हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जितने भी हिंदुस्तान में कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलते हैं उन सबको इसकी मान्यता जरूरी है। किसकी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जैसा मैंने कहा ICMR मेडिकल कॉलेज खोलना होता है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल MR की स्वीकृति जरूरी होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको कोई एकेडमिक विश्वविद्यालय खोलना है तो UGC की आपको ये संस्था है। अब उसको लिखेंगे कैसे, देखिए आप इसमें ये नहीं मालूम पड़ रहा यूनिवर्सिटी, इसको कैसे लिखोगे, देखो कीवर्ड है यूनिवर्सिटी ग्रांट, विश्वविद्यालय अनुदान और ये कमीशन, ये संस्था है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो विश्वविद्यालय को वित्तीय मदद देता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट को कैपिटल में लिख दिया, कीवर्ड है बाहर निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचा कमीशन। चूंकि इस वाक्यांश में ये पहले निकला है तो यहाँ पर डैश नहीं लगाया। ये डैश जब किसी वाक्यांश में से कीवर्ड को निकालते हैं प्रारंभ में से तो डैश नहीं लगाते हैं। तो इसके अंतर्गत ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल है नेशनल काउंसिल, तो यहाँ पर सॉरी मुझे आपको कहना चाह रहा था, स्लिप हो गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ रहा नाम से ये भारत का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, कनाडा का, स्विट्जरलैंड का है, ये जर्मनी का है, मालूम नहीं पड़ा ना। तो इसलिए अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ हमको अगले ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इंडिया। अब एग्जाम्पल दो सही चुन रहा नेशनल पता चल रहा था तो आगे ना इंडियन, पता चलेगा तो इंडियन आ जाएगा, पता नहीं चलेगा तो कुछ इंडियन लिखना पड़ेगा। एजुकेशन, हाँ बता रहा हूँ, मान लीजिए अभी पता चल रहा है उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अभी कहाँ का है पता चल रहा है, पता चल रहा है तो आ जाएगा लिखा हुआ, इसी लिखा था ना इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आपने एनसीईआरटी कितना पढ़ी है? पढ़ी है तुमने? इसको बोलते हैं शॉर्ट में NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल। अब नेशनल तक चल रहा है राष्ट्रीय, ये हो गया ना पूरा। अब ये नेशन की तो है, लेकिन आपको मालूम पड़ रहा है कि इंडिया की है, किसी भी नेशन की हो सकती है। नेशन यानी राष्ट्र की तो है, लेकिन किस राष्ट्र की है तो ये बताने के लिए जिस राष्ट्र के बारे में टाइटल बता रहा है, हम जिसकी बात कर रहे हैं ना उसका नाम इसमें से क्या निकलेगा, नेशनल काउंसिल वर्ड आ गया इसका, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसके अंतर्गत एजुकेशन शब्द बाहर आ गया, एजुकेशनल बाहर आ गया और क्या बच गया, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये बच गया। ये कीवर्ड बाहर आ गया,
तो अब अगले ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया, तो इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया, और देश राष्ट्र सॉरी स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट का नाम। जैसे यूआईटी, अब यूआईटी कोटा है जयपुरा, जोधपुरा, उदयपुरा, बीकानेर है, तो आपको लिखना पड़ेगा यूआईटी कोटा, यूआईटी अजमेर, यूआईटी भरतपुर, जो भी नाम। तो ये आपको बताना पड़ेगा, नाम से क्लियर नहीं हो रहा ना। और रवाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लेकिन कहाँ का है ये बताने के लिए कि हम उस जगह की बात कर रहे हैं। तो ये आपको स्थान का नाम लिखना पड़ता है, देश का भी हो सकता है, प्रदेश का हो सकता है, और स्थान का भी हो सकता है। तो ये आपको ये कोई भी टर्म उसके अंतर्गत आ सकती है। अब इसमें है वो एग्जाम्पल और देखिए आप, नेशनल काउंसिल ऑफ, दोबारा लिख रहा हूँ पूरा टाइटल, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और इसमें किताब का नाम क्या है, रिव्यू ऑफ इंडियन जूट इंडस्ट्री। किताब का टाइटल था, इसने लिखी किताब रिव्यू ऑफ इंडियन जूट इंडस्ट्री या इंडिया जूट इंडस्ट्री, इंडियन जूट इंडस्ट्री का इसने समीक्षा की है। और किताब का नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। जब इस संस्था को हेडिंग में लिखते हो, ये हेडिंग लिखना आपको, तो इकोनॉमिक कीवर्ड तो भरा गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो इकोनॉमिक शब्द तो की तो भरा गया, ब्रैकेट में क्या बचा, सॉरी नेशनल, सारे बड़े नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक जगह खाली, ये रिसर्च ब्रैकेट में। ये तो मैंने केवल नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ये लिखा हुआ डैश लगा दिया, तो ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन अब ये मालूम नहीं पड़ रहा है इसमें ये कौन से राज्य की है। तो किताब लिखी इसने रिव्यू ऑफ इंडियन जूट इंडस्ट्री, यानी कहाँ की बात कर रहा है ये, इंडिया की। तो यहाँ लिखोगे अगले ब्रैकेट में इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लोग क्लियर। तो ये देश का, जब किताब के सॉरी जब संस्था के नाम से संस्था की पहचान नहीं हो रही हो, व्यक्तिगत ना हो रही हो, तो हमको ये देश का, प्रदेश का या शहर का नाम अगले ब्रैकेट में लिखना पड़ता है कीवर्ड निकालने के बाद। ये इसका नियम है। बाकी का टाइटल सेक्शन ये आपका जो लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, आपका रिव्यू ऑफ जूट इंडस्ट्री के टाइटल, तो ये आपका संस्था। और टेम्परेरी ऑर्गन में ठीक उसी प्रकार से एक संस्था और देखिए आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये संस्था है। कीवर्ड क्या है इसमें, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाहर आ जाएगा, कैपिटल लेटर लिख देंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा ये, तो यहाँ लगा देंगे डैश ब्रैकेट वाली। अब इसमें मालूम पड़ रहा है कहाँ की है बैंक, इंडिया की मालूम पड़ रहा है ना, तो आपको ये अगले नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये सोचना है के लिए अपना कि संस्था के नाम से हमको मालूम पड़ रहा है कि पड़ रहा है किस देश की, तो ये आपको काम करना है। टेम्परेरी ऑर्गन में ठीक उसी प्रकार से जैसा ही गवर्नमेंट में लगा, पहले संस्था का नाम और बाद में संस्था के नाम के बाद जो कमेटी बनी है, कमेटी से कीवर्ड निकाल के कैपिटल लेटर में लिखना है, अगले में स्थापना वर्ष और अगले में चेयरमैन का नाम, सेम पैटर्न, कोई अंतर नहीं। वही चार चीजें, संस्था का नाम, कीवर्ड निकालो, कैपिटल लेटर में, बचे भाग को ब्रैकेट बंद करो, अगले भाग में जिस विषय पर कमेटी बनी है उस कीवर्ड को बाहर निकालो, बचे भाग को ब्रैकेट बंद करो, अगले ब्रैकेट में स्थापना वर्ष लिखो, अगले ब्रैकेट में चेयरमैन ब्रैकेट स्टार्ट चेयरमैन कॉलन उसका नाम हो, जो अभी मैंने बताया था, सेम पैटर्न। ये टेम्परेरी ऑर्गन का संस्था के केस में होता है। अब जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा आपको अभी, तब ये होगा। अभी मैंने आपको नियम बता दिया है, अब मैं आपको कॉन्फ्रेंस बताता हूँ। कॉन्फ्रेंस है, यह हेडिंग क्या होता है। कॉन्फ्रेंस के लिए देखिए 4-5 शब्द जैसे इसमें है ना, ये इंस्टीट्यूशन के लिए था, संस्था के लिए, ऐसा ही कॉन्फ्रेंस के लिए 4-5 शब्दों को याद रखो। कॉन्फ्रेंस का मतलब हिंदी में बोलते हैं सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम, कोई भी शब्द यूज कर सकता है, सेमिनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस,
फेंसिंग संस्थान में कांग्रेस इंडियन, वो मैंने बोला था इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को सम्मेलन है, तो वो कांग्रेस शब्द इंस्टीट्यूशन में नहीं आता, तो देखिए करेक्शन गलत हो गया ना। तो कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम, सेमिनार और वर्कशॉप और कांग्रेस, कांग्रेस यहाँ है। ये 4-5 शब्द सुनाओ में कोई भी शब्द नहीं आता है तो वो सम्मेलन कराता है। सम्मेलन का मतलब 150 व्यक्ति अपने एक जगह बैठे किसी विषय वस्तु पर विचार विमर्श करें और किसी निष्कर्ष जब पहुंचे उस निष्कर्ष को लिपिबद्ध कर दिया जाए, एक कृति का निर्माण कर दिया जाता है, तो वो कृति सम्मेलन की कृति कहलाती है। उसकी एंट्री कैसे करते हैं मुंशी जी? 4-5 चीजें याद रखो। कॉन्फ्रेंस नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है और रीजनल भी हो सकती है, पीरियोडिक भी हो सकती है जिसकी अपनी निश्चित, नॉन पीरियोडिक जिसकी अपनी निश्चित। पीरियोडिक में स्पेसिफिक नाम वाली हो सकती है, जैसे मैंने कहा पीस, शिमला पीस कॉन्फ्रेंस, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, और जिसका नाम स्पेसिफिक ना हो ऐसी हो सकती है। आपको मैंने ग्रेट G20 का एग्जाम्पल दिया था, G7 का दिया था, ब्रिक्स का दिया था, सार्क का दिया था, एशियाड का दिया था। इनकी हमेशा निश्चित अवधि में, साल में, 2 साल में, 4 साल में बैठकें होती रहती है। उनको बाइलेटरल, मल्टीलेटरल, बाइलेटरल मतलब 2 देशों में, मल्टीलेटरल 1 से अधिक देशों में, तो इनको हम बोलते हैं सम्मेलन। अब सम्मेलन में कोई भी टर्म इस्तेमाल करती है। अब सम्मेलन के लिए सबसे 4-5 शब्द लिखा है। प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, ध्यान से सुनना, प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, ये टाइटल है। और क्या टर्म इस्तेमाल होती है? प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मतलब कार्रवाई। फिर होता है हमारा एजेंडा, कोई विषय वस्तु का एजेंडा किसको बात करेंगे। फिर होता है आपका मिनट्स, जब बातें कर लेते हैं ना तो जिसका निकलता है उसको बोलते हैं मिनट। और एक होता है रिजोल्यूशन, जो बातें करने के बाद में जो हम सिफारिश करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं ना बैठ के बातें करके, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो पहले सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए, ये हमारा विषय सब चर्चा करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग डिप्लोमा होल्डर्स इन लेवल साइड, दिस इज द एजेंडा ऑफ द टुडेज मीटिंग कॉन्फ्रेंस। इस पर डिस्कस कर रहे हैं सारे लोग, और डिस्कस करने के बाद जो डिस्कस निकला वो मिनट्स कहलाएगी। और जो प्रस्ताव पारित किया आपने हमको ये चाहिए, वो आपकी क्या कराएगा? रिजोल्यूशन कराएगा। और जो आपने सारे आर्टिकल डैश का पढ़े थे उनको एक टुक फॉर्म में बैंड कर दिया जाएगा, छपवा दिया जाएगा, और वो कहलाएगा प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हायर एजुकेशन या नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग डिप्लोमा होल्डर्स, जो भी नाम है। तो आपकी कौन कौन सी हो सकती है? नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल या लोकल, कोई भी नाम देता है ना, ये कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अब कॉन्फ्रेंस को एंट्री बनाने के लिए 4, ये तो बेसिक आपको थोड़ी जानकारी थोड़ा मालूम पड़ जाए। कैसे देखो, मान चलो आप सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको कहा कि आज हायर एजुकेशन इंडिया पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको निमंत्रण भेज दिया गया था। निमंत्रण को पढ़कर आप पीएमयू कैंपस में आए, आपको काउंटर पर एंट्री किया तो एक रिसेप्शनिस्ट मिला, उसको बोलते हैं फ्रंट ऑफिस। वहाँ पर एक कर्मचारी बैठा हुआ है, वो आपके अपने सारे बायोडाटा लिखता है, आपका नाम, गाँव, पते, ठिकाना, मोबाइल नंबर, ईमेल में सारा लिखता है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन लेता है। एक किट बैग आपको पकड़ा देता है, एक बैग दे देता है, इसको गले में डालो और कॉन्फ्रेंस में आप बैठो और भाग लो। ये तरीका बता रहा हूँ आपको कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। आप सारे लोग आए, रजिस्ट्रेशन हो गया, डिटेल्स आपकी फ्रंट ऑफिस में लिख ली गई, आपको एक एक किट बैग दे दिया, डायरी वायरी जो भी कुछ देना, बैग दे दिया गया, बैग दे दिया गया, बैठ गया। अब कॉन्फ्रेंस रूम, कॉन्फ्रेंस रूम में एक तो चेयरमैन बैठेगा, एक रिपोर्टियर बैठेगा जो रिपोर्ट लिखता जाएगा, और एक डायस होगा पोडियम जिस पर आप में से किसी एक को बुलाया जाएगा, मिस्टर एक्स कम ओवर ऑन द डायस, वो आकर के अपना उस लेख को पढ़ेगा। यहाँ ये किस पे? मान लो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट अमंग डिप्लोमा होल्डर, क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, इसके ऊपर आपने भाषण दिया, जो पढ़ा लेख है, जो लाइव लिख के पढ़ दिया आपने। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है आपके लेख पर, दूसरा पार्ट में क्वेश्चन पूछेगा, उसका जवाब वो पार्ट जो बोल रहा है ना वो जवाब देगा, और जवाब से आप उसे संतुष्ट नहीं है तो चेयरमैन बैठा है वो जवाब देगा। ये सारी चीज लिपिबद्ध होती रहती है। जो रिपोर्टर बैठा है ना वो लिपिबद्ध करता रहता है,
जिसकी एक डेट प्रिस्क्राइब होती है तो फला डेट को भेज दें, उन सारे आर्टिकल को वो चेयरमैन कहेगा मिस्टर एक्स, ये आपकी जिम्मेदारी है कि सारे आर्टिकल को किताब की शक्ल में छपवा दो और इनको एडिट भी आपको करना है। यानी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति उसने एडिटर बना दिए। किताब का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अमंग डिप्लोमा होल्डर्स इन राजस्थान। समझिए पूरा, ये पूरी किताब होगी। तो ये कहलाती प्रोसीडिंग्स। एजेंडा अनएम्प्लॉयमेंट था, मिनट रिजल्ट निकाला, वो प्रस्ताव आपने जो सिफारिश किए हमको ये चाहिए, वो सारे इस किताब में है। तो अब इस किताब की एक कृति सम्मेलन की कृति है, इसकी एंट्री आपको करनी है। इसका एडिटर हो भी सकता है, बगैर एडिटर के भी आर्टिकल छप सकते हैं जो होते हैं, और बगैर एडिटर भी हो सकते हैं। तो अब इसकी एंट्री के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये चारों पांच देखिए, कॉन्फ्रेंस की इवेंट, द नेम ऑफ द इवेंट, किस टॉपिक पे, यानी टॉपिक ऑफ द कॉन्फ्रेंस, टॉपिक ऑफ द कॉन्फ्रेंस। कीवर्ड क्या है, उस कीवर्ड को आपको बाहर निकालना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हायर एजुकेशन, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपको, देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हायर एजुकेशन, तो किस विषय बोल रही है, हायर एजुकेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाइल्ड बिहेवियर, ये किसको हो रही है, चाइल्ड बिहेवियर। जो भी विषय है उस विषय को पहले बाहर निकालो। तो ये देखिए आप, ये कार्ड है और आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या रीजनल कॉन्फ्रेंस जो भी नाम है, या एनुअल कॉन्फ्रेंस, तो आपने उसको ऑन हायर एजुकेशन, तो ये HIGHER हायर एजुकेशन, ये कीवर्ड आपने बाहर निकालना है। ब्रैकेट में क्या बचा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैश ब्रैकेट, यही काम था ना, टाइटल बोला मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हायर। कीवर्ड को बाहर निकालते तो पहले तो आपको टॉपिक ऑफ द कॉन्फ्रेंस ये बाहर निकालना है। नंबर 2 का आपको प्लेस ऑफ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, और नंबर 3 का आपको ईयर ऑफ होल्डिंग कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आपको की जा रही है, या कहाँ पर कॉन्फ्रेंस की गई स्थान, तो आपको इवेंट उसका टॉपिक लगा, देन प्लेस कहाँ पर हुई और कब हुई। मान कर चलो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कोटा में, तो आपने कोटा लिख दिया। जहाँ को हुई है उसका स्थापना कोई मान चलो 2022 में हुई, 2022 क्लियर। तो पहला आपको प्लेस का नाम लिखना है, फिर अगले ब्रैकेट में आपको उसका ईयर कब हुई वो लिखना है, ईयर लिखना, डेट वगैरह नहीं। तो ये 3 चीज़ें आपको कॉन्फ्रेंस में लिखनी है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑन व्हिच द कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड, पता लगाना होगा। नंबर 2 द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड, नंबर 3 द ईयर इन व्हिच द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। 3 चीजें पता लगाओ और तीनों को इसी सीक्वेंस में लिखो, इट हैज बिकम द ऑथर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस का ऑथर बन गया, कॉन्फ्रेंस एज ए हेडिंग, क्या बन गया ये, कॉन्फ्रेंस एज ए हेडिंग। बाकी का टाइटल अब यहाँ लिखा था प्रोसीडिंग्स ऑफ द, ये लिखा था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, टॉपिक क्या था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हायर एजुकेशन, ये टॉपिक था। ध्यान देना, ये टॉपिक है जिसकी आपने एंट्री बनाई है, यानी बन गया। तो ये जो प्रोसीडिंग्स है ये आपका क्या बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा। ये जो टाइटल सेक्शन में क्या लिखोगे आप, केवल प्रोसीडिंग्स। अगर इस प्रोसीडिंग्स का कोई एडिटर दे रखा है, दे रखा है एडिटर भाई, तो कोई भी व्यक्ति 1 2 3, तो टाइटल सेक्शन में जैसे लिखते हो तो यहाँ लिखोगे टाइटल था, तो EDY OP कर 1 और 2 दे रखे, EDY एंड SL शर्मा, क्लियर। एक है तो इनका नाम, 2 है तो लोग ऐसे जोड़ दो, लिख दिया, काम पूरा हो गया। तो ये आपको टाइटल सेक्शन पूरा हो। एंड सेकंड पोजीशन क्या है, कॉन्फ्रेंस की जब थीम दी जाती है, जब आपको इन्विटेशन डिपार्टमेंट को थ्रू आउट कंट्री, नेशनल थ्रू आउट कंट्री भेजा जाएगा, इंटरनेशनल थ्रू आउट द वर्ल्ड भेजा जाएगा, और आपका स्टेट की है तो राजस्थान भेजा जाएगा। तो उस पोजीशन में क्या करेंगे आप, ये जब लेटर की थीम दी जाती है कि इस विषय पे हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, कृपया अपने आर्टिकल भेजें, तो वो थीम होती है, तो वहाँ पर प्रोसीडिंग से पहले क्या लिखे जाते हैं, उस थीम को, टाइटल को, टॉपिक को तो पहले लिखते हैं,
इस टॉपिक को हो रही है, और कॉलन लगाकर इसको प्रोसीडिंग को सब टाइटल बनाते हैं। ध्यान से सुनना, जब प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह का हेडिंग हो, देन प्रोसीडिंग इज द टाइटल ऑफ द। और यदि पहले दिन रखा हमको आप इकोनॉमिक ट्रेड या एजुकेशनल सीन इन इंडिया ये टॉपिक है, तो फिर आपको ये पहले लिखोगे कॉलन प्रोसीडिंग सब टाइटल, ठीक है। तो ये आपको उस वक्त प्रोसीडिंग सब टाइटल बनेगा और उसके बाद का एंट्री वगैरह लेके जाएंगे। तो ये आपका कॉन्फ्रेंस का एंट्री बनाने का तरीका है इसका। बाकी के सेक्शन सारे ये जो अपना आपको एडिटिव होता है, इतना टाइम नहीं, मैं आपको लास्ट 10 मिनट 9 यूनिट में कवर कर सकता हूँ आपके लिए। ये पढ़ाने वाला आपको कोई भाई का नहीं मिलेगा, बड़प्पन लगता है ये। बगैर बुकलेट को देखे हुए एक कदम जो पीछे चढ़ जाता है ना, 4 घंटे पढ़ता तो आपको पढ़ता सारी को बगल से लगाओ। अब लास्ट यूनिट है आपकी टाइटल हेडिंग, जो 10वीं यूनिट है। टाइटल हेडिंग हम कब बनाते हैं? आज जो अभी आपने 9 प्रकार के ऑथर पढ़े हैं, सिंगल ऑथर, जॉइंट ऑथर, 3 ऑथर, ये नहीं है। सिंगल एडिटर, जॉइंट एडिटर, 3 एडिटर नहीं है। कॉर्पोरेट बॉडी कोई नहीं है, यानी कॉर्पोरेट बॉडी पर सिंगल ऑथर वगैरह ये नहीं है। और छपनाम भी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो उस पोजीशन में अनामक है, यानी द टाइटल पर देयर इज नो नेम ऑफ एनी ऑथर। 9 प्रकार के जो आपने पढ़े हैं इनमें से किसी प्रकार का ऑथर नहीं दे रखा है। देन यू हैव टू मेक द एंट्री अंडर द टाइटल। किसके बनेगी एंट्री? टाइटल पे। अगर ये 9 प्रकार के टॉपिक आपने पढ़े हैं, ये टाइटल पेज पर कोई सूचना नहीं दे रखी है, तो एंट्री टाइटल पे बनेगी। अब टाइटल में एंट्री बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। किन किन शर्तों में टाइटल में एंट्री बनती है। टाइटल में एंट्री बनाने के लिए आप देखिएगा, सबसे पहले टाइटल में एंट्री कब बनती है? अगर कोई जनरल बायोग्राफिकल डिक्शनरी की किताब हो या इंसाइक्लोपीडिया हो। कहने का तात्पर्य जीवन चरित्र कोश। जीवन चरित्र कोश वह संदर्भ ग्रंथ है जिसमें लोगों के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। कब जन्म हुआ, कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम करता है, कब डेथ हुई, कौन कौन से अवार्ड मिले, ये सारी जानकारी संक्षिप्त में होती है। इसको बोलते हैं जीवन चरित्र कोश। और सबकी सूचना अल्फाबेटिकली उसमें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज होती है, किसी की आप ले सकते हो। तो पहला तो आपका हुआ जनरल बायोग्राफिकल। अगर ये किताब है सतकोश, तो एंट्री कितना बनेगी? टाइटल की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 है, अगर यहाँ एग्जाम्पल हो एक जैसे ये तो अभी रह दो आप, जब तक पहला जनरल इंसाइक्लोपीडिया, जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया, सामान्य ज्ञान का विश्वकोश हो, हिंदी में सामान्य ज्ञान का विश्वकोश हो तो एंट्री टाइटल में। तीसरा जनरल साइंस का इंसाइक्लोपीडिया हो तो एंट्री टाइटल में। सोशल साइंस का इंसाइक्लोपीडिया हो तो एंट्री टाइटल में। यूजफुल आर्ट्स का जो आपकी मेन क्लास है उससे संबंधित कोई इंसाइक्लोपीडिया हो तो एंट्री टाइटल में। और छठा आपका अनामक, हिंदी में लिखा हुआ अनामक यानी जब एनोनिमस, ऐसी किताब जिसमें किसी प्रकार का लेखक का नाम नहीं दिया गया, टाइटल। तो ये आपका टाइटल में एंट्री बनाने की प्रोसेस है। क्लियर? ऐसा किताब यदि कोई है तो पहले आपको टाइटल को देख के ये निश्चित करना पड़ेगा। पहले तो संदर्भ ग्रंथ है, डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया जो डिसाइड करो। अगर डिक्शनरी इंसाइक्लोपीडिया है तो क्या इन 6 कैटेगरी में से आता है? अगर इन कैटेगरी में आता है तो एंट्री अंडर द टाइटल। क्लियर? अब इसका एक अपवाद है, अपवाद को गौर से सुनो आप। अगर आपका ये
जनरल बायोग्राफिकल डिक्शनरी ना हो, किसी खास विषय की हो, मतलब आपको लिखा नेशनल बायोग्राफी ऑफ हिस्टोरियंस, बायोग्राफी ऑफ हिस्टोरियंस या हु इज हु इन केमिस्ट्री, ध्यान देना मैं लिख रहा हूँ हु इज हु इन केमिस्ट्री, यानी एक विषय है। जनरल बायोग्राफी का मतलब उसमें हिस्टोरियन भी आएंगे, पॉलिटिशियन भी आएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन भी आएंगे, पॉलिटिकल लीडर भी आएंगे, लॉरेट्स भी आएंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स भी आएंगे, यानी जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, हर क्षेत्र के लोग उसमें उनके जीवनी बारे में मिलेगा, तब तो वो तो कहलाएगी जनरल बायोग्राफी, तो एंट्री बनेगी टैग। लेकिन यदि जनरल ना होकर के किसी खास क्षेत्र की बायोग्राफी हो, जैसे कि हु इज इन केमिस्ट्री, इसमें लिखा तो है कौन क्या है क्या नहीं, जीवनी लिखी है सबकी, लेकिन केवल एक विषय की, कौन सा, केमिस्ट्री, तो एंट्री बनेगी एडिटर। नंबर 2 एग्जाम्पल ये है, जनरल नॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया है, तो एंट्री इसमें अगर किसी खास एक विषय को डील करने वाला एनसाइक्लोपीडिया तो एंट्री एडिटर में। जनरल साइंस, साइंस का मतलब देखो, एक तो एकेडमिक साइंस जो बच्चे कॉलेज में आप पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बॉटनी जूलॉजी वगैरह तो पढ़ते हो ना, कोई बीएससी करना कोई एमएससी करना, एक तो ये तो एकेडमिक साइंस है। एक टेक्निकल साइंस है जिनको आप बोलते हो टेक्नोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स में आप इंजीनियरिंग फील्ड में, कोई सिविल में, कोई मैकेनिकल में, कोई इलेक्ट्रिकल में, कोई प्रोडक्शन में, कोई ऑटोमोबाइल में, कोई मेटलर्जी में, जो इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल जो भी आप नाम याद सोचते हो, कोई इलेक्ट्रो टेलीकम्युनिकेशन, छोटे भाई बड़े भाई बहन आपको पढ़ते होंगे, तो ये कराते हैं इंजीनियरिंग ब्रांचेज। एक होता है मेडिकल साइंस, कोई गायनेकोलॉजी में, कोई ऑर्थोलॉजी में, कोई ऑर्थोपेडिक्स में, कोई पैट्रिक्स में, दीज आर द डिसिप्लिन ऑफ द मेडिसिन, ये मेडिसिन के डिसिप्लिन है ना। तो ये आप पूरी साइंस को डील करने वाली किताब को कहलाती है जनरल साइंस बता है, ठीक है ना। तो उसमें अगर ऐसी किताब हो जनरल साइंस को डील करती है, देन यू हैव टू गेट द टाइटल। अगर साइंस की किसी खास विषय की किताब, अगर मैं लिख दूं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स या डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स, मैंने लिख दिया मान लो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स, तो एंट्री किसमें बनेगी, एडिटर। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंजीनियरिंग, तो एंट्री किसमें बनेगी, एडिटर। क्लियर। आप डिक्शनरी ऑफ मेडिकल टर्म्स, डिक्शनरी ऑफ मेडिकल टर्म, तो एंट्री अंडर एडिटर। किसी खास विषय का जनरल साइंस का ना होकर के एक विषय का होता है तो एंट्री एडिटर। ठीक उसी प्रकार से अगर इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज हो, तब तो एंट्री टाइटल में। सोशल साइंसेज का मतलब वह किताब जिसमें सोशल साइंस के सारे विषय के बारे में जानकारी दी गई हो, जैसा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल, एजुकेशन, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल साइंसेज। Then you have to make the entry under the social sciences. If the book deals with the special subject of the social science, that is history या political science, किसी एक खास विषय को डील करती है तो एंट्री बनाओ आप एंट्री में एंटर। फॉर एग्जाम्पल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोनॉमिक्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री, तो एंट्री किसमें बनेगी, संपादक में। पूरे सारे विषय नहीं, सोशल साइंस का केवल एक विषय है, तो यहाँ लिखा आपने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हो गया ना। और एनसाइक्लोपीडिया हिस्ट्री का जो भी नाम आप करना चाहते हो, ये एक विषय डील करना है, सब विषय को डील करना है, तो एंट्री किसमें बनेगी, एडिटर। ये सारे एडिटर वाले हैं। तो ये आपको मैंने अपवाद बता दिए थे, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले इस कैटेगरी में किताब आती है, देन एंट्री अंडर की टाइप। अगर इनमें आते हैं किसी खास विषय में तो एंट्री अंडर एडिटर। ये ठीक है ना। तो ये आपका 10-5 नियम मैंने बता दी, एंट्री याद बना लो, एक तरीका है। और टाइटल सेक्शन एक ही नियम है, टाइटल को जब हेडिंग बनाता है तो टाइटल में से जो किताब का टाइटल है, जैसा मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका एग्जाम्पल है जनरल साइंस का मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का कीवर्ड है, वो टाइटल में से बाहर निकलेगा। इसमें से 3 वर्ड बाहर निकले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और एंड 2 शब्द कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, 3 निकले तो तीसरा स्मॉल में लिखा जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचा, मैकग्रा-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रैकेट डैश ब्रैकेट 1। देखिए कैसा लिखा मैंने,
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटिश। ये दो शब्द मैंने कैपिटल लिखे। मैं क्या इंसाइक्लोपीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 वर्ड बाहर निकले तो टाइटल को जब हेडिंग बनाते हैं तो कृपया दो शब्द ही कैपिटल में लिखे जाते हैं। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज। तो किस विषय कीवर्ड क्या है? सोशल साइंसेज। बाहर निकलेगा तो कितने वर्ड है? केवल 2 है। तो दोनों को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ब्रैकेट में इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डैश ब्रैकेट 1। क्लियर? तो ये आप इस प्रकार से कीवर्ड लिखा तो आर्टिकल AND हट जाते हैं। ठीक है? और टाइटल बहुत लंबा हो, अनावश्यक बात दे रखी हो, तो टाइटल के प्रारंभ में से यदि इस चीज को हटाया जाए अनावश्यक को, तो ETC एटसेट्रा, ETC एटसेट्रा, आपको एटसेट्रा ये आप ETC क्या हिंदी में होता है क्या ये लिखते हैं। और यदि मध्य में से निकाला जाता है तो T डॉट लगाते हैं। क्लियर? ये आपको मैंने बोल दिया। अब ये टाइटल के नियम हो गए, 2 लेटर कैपिटल में और आर्टिकल AND हटा देना। टाइटल सेक्शन में खास बात, जब टाइटल को एज ए हेडिंग एज ऑथर बनाते हैं तो टाइटल सेक्शन में दी जाए मेन एंट्री के कौन सा समझा मेन एंट्री के टाइटल सेक्शन में दी जाने वाली 3 सूचना। पहले टाइटल लिखते हैं, कॉलन लगा के सब टाइटल लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, उसके बाद एडिशन लिखते हैं, एडिशन के बाद सेकर का नाम EDY इलस्ट्रेटेड बाई जो होता है वो लिखते हैं, सेकर का नाम। तो ये तीनों सूचनाएं चूंकि टाइटल है ये हेडिंग हम बना रहे हैं तो तीनों सूचनाएं आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जैसा ये किताब है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। अब इस किताब का एडिशन दे रखा है तो ये तो होगा टाइटल, एडिशन दे रखा है 5 एडिशन 5। अब इसका कोई एक दे रखा है एडिटर 5 EDY ML शर्मा दे रखा है, तो EDY ML शर्मा हो गया ना काम। 3 चीजें दे टाइटल सेक्शन में, तो मैंने टाइटल का कीवर्ड निकाल लिया, बचा हुआ ब्रैकेट बंद कर दिया, एडिशन लिख दिया, डॉट लगा दी, EDY ML शर्मा लिख दिया। तो ये आपका टाइटल एज ए हेडिंग बन गया। यहाँ अब आपको अब इस किताब का यहाँ टाइटल लिखना होता है, टाइटल तो बचा ही नहीं, टाइटल बचा ही नहीं बचा क्योंकि टाइटल तो आपने यहाँ हेडिंग में ले लिया, तो टाइटल सेक्शन फ्री हो गया। अगर सीरीज का नाम दे रखा है तो सीरीज यहाँ लिख देना, नोट सेक्शन तो ये आपका क्लास रीडिंग सेक्शन का क्लास नंबर बुक नंबर का यहाँ। ठीक है? ये इस प्रकार से आपका टाइटल है ये हेडिंग। एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको एक इसका न्यूनेस 2 एग्जाम्पल है। न्यूनेस बायोग्राफिकल डिक्शनरी, ये किताब यदि आती है न्यूनेस बायोग्राफिकल डिक्शनरी तो NB टाइटल में बनाइए, ध्यान रखना। अगर आती है आपको चैम्बर्स बायोग्राफिकल डिक्शनरी, चैम्बर्स बायोग्राफिकल डिक्शनरी, दोनों किताबों की एंट्री कितना बनेगी? टाइटल। आपका न्यू कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया, इसका एग्जाम्पल है न्यू कोलंबिया। ये सब प्रॉब्लम आ चुकी है आपको। न्यू कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, द न्यू कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया, तो इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, लिहाजा आर्टिकल दिया जाएगा न्यू कोलंबिया कैपिटल में। ये इंसाइक्लोपीडिया इस बात में। जनरल साइंस में बैकग्राउंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वन नॉस्टन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, और सोशल साइंस में बताया इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। ये आपका दे रखा है टाइटल, बाकी में अनामत इस पर कोई नहीं रखा होकर तो आंख बंद करके एंट्री टाइटल में आप बनाएंगे। तो ये आपका एंट्री टाइटल बनाने का तरीका है। बाकी का मैंने आपको पूरा आइडिया आपकी 10 मिनट मैंने एक दिन में समझा दिया। अब आपको तो कुछ पेपर की हो गया ना फायदा। 1-2 पेपर लेके सारी प्रॉब्लम आप अगर इच्छुक हैं आप तो ओके, मेरे को दिक्कत नहीं है। आपको बोझिल लग रहा है कि ये बेकार की क्लास है, कोई मतलब नहीं है सुनने के लिए, और वास्तव में जिनको समझ में नहीं आता उनको सुनना ही बैठ के नींद आ रही होगी, बैठे बैठे नींद भी आ रही होगी। आपको अगर अच्छा लगता है तो 1-2 पेपर आपको करा देते हैं।
प्रॉब्लम लिखता बोर्ड पर। आप कृपया उसको समझिएगा। ये मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा, मैं तो सारी कर लेता हूँ ना, एक छोटा काम आता है। एक पेपर में 7 प्रॉब्लम आपको आएंगी, 7 में से 5 करनी होगी, 2 आपकी चॉइस में होगी और लास्ट वाली 7वें नंबर की कंपल्सरी होगी। क्या होगा? कंपल्सरी सभी सात आएगी। 4 तो बंद नहीं करनी है, 4 मनपसंद है, 1 तो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पसंद ही लेडू हुएगी। आत्मा तीसरी पेपर की तो अभी पेपर बचना होगा, मैं एक पेपर बचा। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, और आपकी खुशबूता की पहचान हो जाएगी इन इंडिया। भाई डॉक्टर विश्व बनर्जी, पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया बाई विश्व बनर्जी, 1984 क्या आप we are अक्सर करा रहे हैं ना। publishing अंदर से लिखेंगे। corporation दिल्ली 110052। यहाँ लिख रखा है कॉल नंबर B44, B और लगा एन, लगा एक्सेशन है, कुछ भी लिखो आप लोग। ये लगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1984। न्यू एडिशन, ये किताब, इस किताब को आप सॉल्व करेगा। और एक और लिखता हूँ उधर, इंडियन इकोनॉमी, एडिटेड बाई रुद्रदत्त, डीप एंड डीप पब्लिकेशन, पॉलिटिकल पार्टी निकालना है। न्यू दिल्ली 2000। कॉल नंबर करना है ये, अभी करना है। ये तो वही क्या 1984 लिख दे पीछे यूरोप हेडिंग में। टॉपिक क्या रहेगा इसका फिर अपना ये तीसरे साल का डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, टाइटल मिनिस्ट्री ऑफ फूड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रोल ऑफ कॉर्पोरेशन एंड एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, मैनेजर, मिनिस्टर ऑफ
आपको मेरे को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप सिंगल ऑर्डर की किताब है, पिछले वाला नहीं तो थर्ड डाउन में लगा के हटा दो, तो पिछले प्रोजेक्ट हो गया, पिछले सरनेम फोन नंबर का नाम लगा दो, टाइटल किताब का क्या है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के टाइटल यहाँ पर। उसके बाद देखा न्यू एडिशन, तो यहाँ एडिशन लिखो लगाया ना, वो नहीं लिखा मैंने, है वो नहीं लिखा मैंने बक्स। अब इसको एंटी प्रॉब्लम को आप निकले तो क्या होगा? ये ऑथर का नाम है, ये टाइटल है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इंडिया। तो अब दूसरी प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी। यहाँ लिखा टाइटल पेज पे लिखा है, यहाँ तो लिखा था बाई और यहाँ लिखा एडिटेड बाई। अभी मैंने नियम बताए थे, यानी संपादित है ये किताब, लेखक के द्वारा नहीं लिखी है। तो यहाँ पर जब लिखोगे तो आप जब इसकी एंट्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखिए कार्ड है, कार्ड बनने के बाद क्या नाम है? रुद्र दत्त। तो दत्त तो हो गया कैपिटल लेटर में, ब्रैकेट से क्या गया? सही निकलेगी, कॉमा एडिटर, नहीं नहीं पढ़ना, कॉमा ईडी इंटरनेट डॉट ये सज्जन एडिटर, यहाँ कॉमा ये कार्ड है, कॉमा ईडी इंटरनेट, ये एडिटर है किताब का, लेखक नहीं है। किताब का क्या है? इंडियन इकोनॉमी। पढ़ाने वाला समझ लेता है कि हमारे बच्चों को सिंगल ऑथर, सिंगल ऑथर की है, ये सिंगल ऑथर की है, सिंगल एडिटर की है। अब विज्ञान में आप अनुमान लगाओ, कठिन प्रॉब्लम आई तो लिखा आएगा इसके आपने क्या करना और केवल क्लास नंबर 2 नंबर याद किया एंट्री पूरी हो गई। अब ध्यान रखना, इसमें लिखा डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी सहकारिता विभाग। ऑपरेशन इसका होगा कीबोर्ड, ऑपरेशन कीबोर्ड। क्या था जब मैं ऐसे नहीं कर लेता हूँ मेरी तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट इसका मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट लग जाएगा। मैं इसको तो बता रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आपके लिए तो बताऊँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया आ जाएगा पहले ना, इसको बताएगा पहले इंडिया आएगा ना, उसके बाद आएगा फूड एंड एग्रीकल्चर, कोमा लग के पोस्टिंग में जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ, डेट लग जाएगा, पोस्टिंग बंद हो जाएगा ना। टाइटल हो गया रोल ऑफ कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बाहर बन गया तो पहले नहीं अपन पहले से यार मानो, पहले से यार मान डिपार्टमेंट ऑफ सारी घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में लिखते जाएंगे सिंगल नहीं बस ये रूल्स वगैरह लिख दूँगा और दूँगा एक कोने में, उसके बाद आवाज किसकी आ रही है? नहीं वो नीचे समझिए पहले डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन एक विभाग है और फिर लगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये मंत्रालय है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी शासन तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका एक मंत्रालय प्रथम स्तर का अंग है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, उसका एक डिपार्टमेंट है कौन सा? कॉर्पोरेशन। तो शासन तो ये हुआ, प्रथम स्तर का अंग ये हुआ, इसका द्वितीय स्तर का अंग हुआ। और इसके बाद में किताब का नाम है रोल ऑफ कॉर्पोरेशन, सहकारिता का महत्व कार्य इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में सहकारिता का क्या रोल है, क्या योगदान है। और मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेशन ने किताब छापी है 1968 में, न्यू दिल्ली से किताब छापी है। तो देखिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह तो आपने दिया अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, तो ये आपको अब देखिए मैं बताता हूँ। अब मैंने जो बताया डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अब तक कॉर्पोरेशन का मंत्रालय नहीं होता था,
लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में क्वेश्चन आंसर सहकारिता मंत्रालय इंडिपेंडेंट खोल दिया या डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन अलग से मंत्रालय खोल दिया, पहले नहीं होता था ये। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये पूरा लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर क्या पड़ेगा एग्रीकल्चर। ये आपके कीवर्ड बाहर निकल के ब्रैकेट में क्या बचा, मिनिस्ट्री ऑफ प्लेस मिनिस्ट्री ऑफ डैश ब्रैकेट में। ये तो काम ही हो गया। अब कॉर्पोरेट आपका क्या बचा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ब्रैकेट का ब्रैकेट में दिया, निकल गया बाहर। पोस्टिंग में डिपार्टमेंट ऑफ ब्रैकेट में क्या बचा, डिपार्टमेंट प्लेस ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद है। ये तो बन गया आपका शासन, ये तो लेखक हो गया। किताब का नाम रोल ऑफ कॉर्पोरेशन। ऐसे मतलब सरकार लेना है एग्रीकल्चर रोल ऑफ कॉर्पोरेशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में क्या योगदान है सरकार का। बस खत्म बात हो गई, ये हो गया, ये टाइटल हो गया, बात पूछने या एक्सेस हो गया। ये आपका एक्स एम का मतलब कोऑपरेटिव, एक्स बराबर इकोनॉमिक्स, एम का मतलब सिस्टम है, कोऑपरेटिव, एट यानी इंडस्ट्री, जे यानी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री, इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हुई, इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हुई। और ये आपका 1968 आपका आपको मुझे अब लग रहा है मुझे करंट में पता नहीं है, क्योंकि आपको मैं 3 टाइटल दिखाई, आप सिंगल ऑथर की एंट्री नहीं कर सकते, तो दूसरी तो आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भगवान आपको संपत्ति दे और वो आप उन्नत करें, कृषि कार्यक्रम मेरी तरफ से आप पढ़े आराम से।